तो शुरू करते हैं भाई क्लास। जी सर। तो मैंने पिछली बार जब मैंने एफएलएस की क्लास ली थी तुम्हारी, तो ये बताया था कि किसी भी चीज को अगर जानना है तो मान लो लैंग्वेज को जानना है, किसी कंट्री को जानना है या कोई सब्जेक्ट को जानना है, तो उसकी जो शॉर्ट फॉर्म्स हैं या उसके जो वर्ड्स हैं उनके मीनिंग्स का तुम्हें पता होना बहुत जरूरी है। ऐसा ही कंप्यूटर के बारे में है। कंप्यूटर के जो मीन वर्ड्स हैं या जो इसमें शॉर्ट फॉर्म्स हैं उनका क्या मतलब है। एक मिनट भाई। एक मिनट, लाइट चली गई, मैं पंखा चलाया हूँ। तो भाई जब मैं बता रहा था कि जो शॉर्ट फॉर्म्स हैं और जो वर्ड्स हैं, जितने ज्यादा वर्ड्स तुम्हें आएंगे उनके मीनिंग आएंगे, उतना ही ज्यादा वो सब्जेक्ट या वो लैंग्वेज या वो कल्चर जिसके बारे में तुम जानना चाह रहे हो, वो उतनी ज्यादा उस पर पकड़ बनेगी तुम्हारी। ये तुम्हें मैंने एक निचोड़ बता दिया है हर एक चीज का लाइफ में जो भी है। तो जितने ज्यादा शब्दों का तुम्हें ज्ञान होगा उतना ही तुम्हें उस भाषा के बारे में और उस सब्जेक्ट के बारे में तुम्हें ज्ञान होगा। तो जितने भी शॉर्ट फॉर्म्स आए उनको तभी की तभी रट लेना। जैसे इस पहली लाइन में आई पीसी, पीसी बोलते हैं पर्सनल कंप्यूटर को। पर्सनल कंप्यूटर का नाम ही ये है कि पर्सनल और कंप्यूटर, ये ऐसा कंप्यूटर जो पर्सनल है। पर्सनल यानी एक या दो बंदा इस्तेमाल करते हैं, उनका खुद का है। इसका मतलब इस पे जो डाटा है वो एक या दो बंदों का है। पर्सनल का मतलब तो सिंगल पर्सन ही होता है, लेकिन फिर भी हम परिवार में क्योंकि एक ही कंप्यूटर है तो सभी उससे काम चलाते हैं। तो पीसी का मतलब एक ऐसा पीसी जिसके ऊपर घर के सदस्य या हम अपना काम करते हैं। तो पीसी अगर बोले कोई तो पर्सनल कंप्यूटर। तो पर्सनल कंप्यूटर को मैं थोड़ा सा जल्दी समझाऊंगा क्योंकि बहुत ज्यादा इसके ऊपर हम डिले नहीं दे सकते इस कोर्स में। ये कोर्स कंप्यूटर एप्लीकेशन इन फूड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। तो जो कंप्यूटर के बेसिक्स हैं एक बार मैं फिर आपको थोड़ा सा रिमाइंड करवाऊंगा। तो इसके सबसे पहले चीज है कि कंप्यूटर के कुछ पार्ट्स होते हैं, वो क्या क्या होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। फिर कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी है कि कौन कौन सी टर्म इसमें इस्तेमाल होती हैं। फिर कंप्यूटर को जोड़ते कैसे हैं, हुकिंग अप कंप्यूटर, चाहे वो पावर कनेक्शन लेना हो चाहे आपको इंटरनेट से जोड़ना हो, कैसे करते हैं। या दूसरी प्रिंटर है, स्कैनर है, इनसे कैसे जोड़ते हैं। फिर इसके अंदर जो डिस्क ड्राइव्स हैं, बहुत तरह की आती थी। शुरू में फ्लॉपी आती थी, उसके बाद हार्ड डिस्क आई हैं, अब सॉलिड स्टेट ड्राइव्स आई हैं। ये जितने भी ड्राइव्स हैं या सीडी रोम ड्राइव हैं, ये सारी डाटा को स्टोर करने का, डाटा को रिट्रीव करने का मीडिया या जरिया होती हैं। फिर डिस्क यूटिलिटी क्या क्या होती है डिस्क को चेक करने की, कैसे कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं या स्टॉप करते हैं या शट डाउन करते हैं, माउस का कैसे इस्तेमाल करते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल या अनइंस्टॉल करते हैं। जैसे आप ऐप इंस्टॉल या अनइंस्टॉल करते हो अपने मोबाइल पे, वैसे ही कंप्यूटर का एक तरीका होता है। और ध्यान कैसे रखना है, प्लस इसको डाटा कैसे फीड करना है। तो पार्ट्स की अगर करें बात, तो कंप्यूटर का मेन पार्ट सीपीयू, फिर मॉनिटर जिसके ऊपर अपने को दिखाई देता है, कीबोर्ड जिसको हम इनपुट डिवाइस भी बोलते हैं, जिसकी मदद से हम डाटा अंदर डालते हैं, टाइप करते हैं।
तो डाटा को भी टाइप या कहीं से फैच करके आप इसमें डाल सकते हो। माउस क्लिक करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, मूवमेंट के लिए। फ्लॉपी डिस्क पहले यूज होती थी, अब यूज नहीं होती। सीडी रोम ड्राइव भी आजकल यूज नहीं होती, बहुत कम यूज होती हैं। अधिकतर हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव है। पेन ड्राइव को फ्लैश ड्राइव भी बोल देते हैं, पेन ड्राइव भी बोल देते हैं, उनका इस्तेमाल होता है। या आजकल डाटा रखते हैं हम अपना क्लाउड में। पहले तरीका था कि हम ईमेल अपना आईडी बना लिया और ईमेल के ऊपर अपनी इंपॉर्टेंट फाइलों को रख लिया, लेकिन आज के दिन डाटा को रखने के लिए क्लाउड सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं। क्लाउड का मतलब ये है कि एक कॉपी तो आपके पास है और दूसरी कॉपी आपने किसी और सर्वर के ऊपर इंटरनेट पे रखी हुई है। और जब आप अपनी कॉपी के अंदर चेंज करते हो, अगर आपका कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्टेड है उस टाइम पे, तो जो सर्वर के अंदर कॉपी है दूसरे कंप्यूटर में, जो बड़ा सर्वर कंप्यूटर है, उसके अंदर ऑटोमेटिकली वो कॉपी चेंज हो जाती है। जैसे ड्रॉपबॉक्स है एग्जाम्पल इसका, गूगल ड्राइव है एग्जाम्पल इसका, वन ड्राइव है माइक्रोसॉफ्ट का एग्जाम्पल इसका। तो ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं जो ये सर्विसेज देती हैं, और आमतौर पर जो बेसिक सर्विसेज हैं वो ये फ्री में देती हैं। इसके बाद आता है आपका पेरिफेरल डिवाइसेस। पेरिफेरल के अंदर प्रिंटर है आपका, यानी पेरीफ्री, जो इसकी सीमाओं से बाहर हैं, उनको हम पेरिफेरल्स बोलते हैं। तो लेकिन इससे कनेक्टेड है, तो प्रिंटर है, स्कैनर है, या और स्पीकर है, माइक है, कैमरा है, वेबकैम जैसे जिससे फोटो दिख रही है तुम्हें। तो ये बेसिकली सारा ढांचा होता है। तो कंप्यूटर के अंदर सीपीयू जो है आपकी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं, इसके अंदर आपकी हार्ड ड्राइव होती है, इसी के अंदर आपका प्रोसेसर होता है, इसी में अलग अलग कार्ड लगे होते हैं जो जिससे आप नेटवर्क से जुड़ते हो। मॉनिटर से डिस्प्ले आता है, सीआरटी टाइप के होते थे, सीआरटी होता है कैथोड रे ट्यूब, लेकिन आजकल जो आते हैं वो एलसीडी या एलईडी आते हैं, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले या लाइट एमिटिंग डायोड डिस्प्ले, एलईडी या एलसीडी। इसके बाद कीबोर्ड, ये भी आपके अलग अलग तरह के हो सकते हैं, अलग अलग शेप्स के हो सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड जो कीबोर्ड आता है उसमें 104 कीज होती हैं जो आपका कंप्यूटर पे इस्तेमाल होता है, और हर की के कुछ फंक्शन होते हैं। ऊपर आपके एस्केप की होती है, किसी प्रोग्राम से बाहर आना हो तो एस्केप की है। F1 से लेके F12 तक आपकी ये फंक्शन कीज बोलते हैं जो सबसे ऊपर होती हैं, और इनके स्पेशल फंक्शन होते हैं किसी भी प्रोग्राम में। इसके बाद जो आपकी स्टैंडर्ड टाइपिंग बोर्ड के ऊपर जो कीज होती हैं, क्वालिटी कीबोर्ड बोलते हैं जिनको, तो वो क्वालिटी कीबोर्ड या ड्वार्फ कीबोर्ड इसके साथ जुड़े होते हैं। आमतौर पे क्वालिटी कीबोर्ड होते हैं। कौन भाई? हाँ जी।
तो इसी तरह से भाई कीबोर्ड अलग अलग तरह के होते हैं, तो कभी और टाइप का कीबोर्ड देखो तो सरप्राइज मत मानना, बहुत तरह के कीबोर्ड हैं। वायरलेस कीबोर्ड भी हैं, वायर्ड भी हैं, और बड़े कीबोर्ड हैं, कुछ गेमिंग कीबोर्ड भी हैं जो सिर्फ गेम में इस्तेमाल होते हैं। ऐसे ही माउस है आपका, माउस सिंपल यही नहीं कि दो बटन हो गए, एक स्क्रॉल हो गया। गेमिंग के लिए अलग माउस यूज होते हैं, तो माउस भी बहुत तरह के हैं, ये भी इनपुट डिवाइस है। ऐसे सीडी रोम ड्राइव है, पहले यूज होती थी, अब बहुत कम यूज होती है। ऑप्टिकल ड्राइव भी बोलते हैं इनको। और सीडी रोम की फुल फॉर्म क्या है, कोई बताएगा? एक एक्स्ट्रा नंबर लगाऊंगा असेसमेंट में जो सीडी रोम की फुल फॉर्म बताएगा फटाफट, कहीं देख के नहीं बतानी। बताओ शाबाश, कोई भी। सर कॉम्पैक्ट डिस्क। हाँ, रोम, ROM। रीड ओनली मेमोरी। तू ये कहीं देख के बोली है छोरी? नो सर। आती थी तेरे को? सर ये ना पढ़ा था। रैंडम ओनली मेमोरी होता है सर। नहीं, रैंडम ओनली नहीं होता, रीड ओनली मेमोरी होता है, ये ठीक बताया इसने। रैम की फुल फॉर्म बताओ भाई, RAM। रैम क्या होता है कंप्यूटर में? रैंडम एक्सेस मेमोरी सर। मेमोरी। बिल्कुल सही बात, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो एक है ना, ध्यान रखना लाइफ में कभी भी अगर आधी अधूरी ठीक चीज बता रहे हो तो वो गलत मानी जाएगी। एग्जैक्ट जो है वो तुम्हें पता होनी चाहिए कि रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं उसको, और इसको रीड ओनली मेमोरी बोलते हैं। इन दोनों को कंफ्यूज मत करना। ऐसे ही पेरिफेरल जो प्रिंटर स्कैनर उसके साथ अटैच होते हैं उनको पेरिफेरल बोलते हैं। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है जिसके अंदर आपका प्रोसेसर होता है। अलग अलग कंपनियों के प्रोसेसर होते हैं, जैसे सेलेरॉन है, पेंटियम है, या और आजकल नए रेजॉन वगैरह आने लगे हैं, नई कंपनियां। इसी तरह से टर्म्स में आता है डेटा। डेटा का मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन, चाहे वो आप नंबर्स की फॉर्म में, लेटर्स की फॉर्म में, सिंबल्स की फॉर्म में, मैथमेटिकल फॉर्म में, माउस क्लिक या बटन प्रेस या वीडियो या ऑडियो, किसी भी फॉर्म में जो इंफॉर्मेशन आप कंप्यूटर से लेते हो या कंप्यूटर को देते हो, वो सारे के सारा आपका डेटा है। अच्छा, डेटा हमारे लिए तो ABC है, लेकिन कंप्यूटर सिर्फ 2 ही अक्षरों को समझता है। वो 2 अक्षर कौन कौन से होते हैं, कोई बताएगा? कंप्यूटर जिन 2 न्यूमरल्स को 0 1 है सर। हाँ, 0 और 1, बिल्कुल सही कहा, क्योंकि ये बाइनरी लैंग्वेज को समझता है। बाइनरी लैंग्वेज क्या है, या बाइनरी जो नंबर हैं उसमें सारी इंफॉर्मेशन 0 और 1 की फॉर्म में होती है। बाइनरी के बारे में जब आप नेट पे पढ़ोगे तो आप देखोगे A लिखने का अलग बाइनरी कोड है, B लिखने का अलग बाइनरी कोड है। तो ये 010101 करके इस तरह से 8 डिजिट का, उसको जो 8 बाइनरी डिजिट्स का कोड है उसको 1 बाइट कह देते हैं हम। 8 बिट से मिलके 1 बाइट बनता है, और 1024 बाइट्स 1 किलोबाइट बनाते हैं, और 1024 किलोबाइट से 1 मेगाबाइट बनता है, 1 MB जिसको बोलते हैं। और 1024 MB मिलके 1 GB गीगाबाइट्स, और 1024 GB मिलके 1 TB। फिलहाल TB तक का याद रख लो, सफिशिएंट है तुम्हारे लिए, कि 8 बिट से मिलके बाइनरी डिजिट, इसको बोलते हैं बिट। बाइनरी डिजिट जो 0 या 1 है वो एक बाइनरी डिजिट है, तो 8 बाइनरी डिजिट से मिलके 1 बाइट बनता है, BYTE बाइट। पहले पढ़ी है ये बात है, बेसिक सी चीज है ये। फिर कंप्यूटर के साथ जब तुम कोई चीज जोड़ते हो, प्रिंटर जोड़ते हो, स्कैनर जोड़ते हो, वो कंप्यूटर क्या कैसे समझे कि ये चीज कैसे काम करेगी, तो उसको जोड़ने के लिए एक ड्राइवर फाइल होती है। ड्राइवर फाइल कुछ नहीं, सिंपल इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि भाई इसमें डाटा कैसे जाएगा, इससे डाटा कैसे आएगा,
कैसे कैसे फंक्शन करेगा ये। तो कंप्यूटर के साथ उस पेरिफेरल डिवाइस को काम करने के लिए जिस फाइल की आवश्यकता पड़ती है उसको ड्राइवर फाइल बोलते हैं। पहली बार जब आप जोड़ते हो तब आपको ये ड्राइवर फाइल इंस्टॉल करनी होती है। तो जब आप कोई भी प्रिंटर, स्कैनर या कोई भी पेरिफेरल डिवाइस इंस्टॉल करते हो तो फर्स्ट टाइम जब इंस्टॉल होता है तो या तो ऑटो इंस्टॉल उठा लेता है कि जो हमारी विंडो की फाइलें हैं उन्हीं के अंदर उसकी ड्राइवर फाइल भी होती है, नहीं तो स्पेसिफिकली हमें या तो नेट से डाउनलोड करनी पड़ती है ये, या इसके साथ जो CD रोम या पेन ड्राइव आती है उससे मीडिया के थ्रू हमारा कंप्यूटर उस ड्राइवर फाइल को उठाता है। एक बार इंस्टॉल करने के बाद जब तक वो फाइल करप्ट नहीं होती तब तक ये हमारा पेरिफेरल डिवाइस अपने कंप्यूटर के साथ अटैच होके और काम करता रहता है। अब हार्ड डिस्क ड्राइव, नई टेक्नोलॉजी में हार्ड डिस्क की बजाय ना SSD आने लगी है, उनको बोलते हैं सॉलिड स्टेट ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव के अंदर तो क्या होता था, स्पिंडल घूमता था और इसमें 8 प्लेटर होते थे जिसके दोनों साइड के अंदर डाटा लिखा होता था और हेड उसके ऊपर घूम घूम के अलग अलग जगह से डाटा उठाता था। उसके अंदर क्या है कि मैकेनिकल फेलियर के बहुत ज्यादा चांस थे क्योंकि मशीन घूम रही है, थोड़ा बहुत भी अगर हेड टच हो गया ना, इवन यूं लगा लो माइक्रोन्स के अंदर उनके अंदर डिस्टेंस होता था। माइक्रोन होता है 10⁻⁻⁹, तो अगर थोड़ा बहुत भी इसमें डिस्टर्बेंस होगी तो वो क्रैश कर देती थी, तो हार्ड डिस्क खत्म हो जाती थी। तो अगर एक बार हार्ड डिस्क खत्म होगी तो उससे हम डाटा नहीं ले सकते, उसको लेने का बहुत रफ तरीके होते हैं, अलग तरीके होते हैं, लेकिन नॉर्मली वो डाटा हमारी पहुंच से बाहर हो जाता है। अब क्या आने लगी है, सॉलिड स्टेट ड्राइव। जैसे आपकी पेन ड्राइव होती है वैसे ही हार्ड डिस्क है, उसके अंदर कोई मैकेनिकल घूमने वाला पार्ट नहीं है, सिर्फ मेमोरी डिस्क है, डिस्क भी नहीं है वो, मेमोरी आपकी एक क्या बोलेंगे, मेमोरी ड्राइव है वो सिंपल, उसमें कोई पार्ट नहीं घूमता, बस आपकी सॉलिड स्टेट में है वो, वहां से इंफॉर्मेशन आपके कंप्यूटर पे आती है। वो बहुत फास्ट है हार्ड डिस्क के मुकाबले, लेकिन अभी क्योंकि ये नई टेक्नोलॉजी है तो थोड़ा सा महंगी भी है। अब देखो जैसे 1998 में 4 GB और 8 GB ये स्टैंडर्ड हार्ड डिस्क हुआ करती। 4 GB को बहुत बड़ी हार्ड डिस्क मानते थे, लेकिन 2009 तक आते आते 2 TB की, 20 TB की ये हार्ड ड्राइव आने लग गई है, क्योंकि हमारी जो डाटा की रिक्वायरमेंट है अब ज़्यादा बढ़ गई है पहले से। ऐसे ही कीबोर्ड अटैच होता है, बताया उसके बारे में। मॉडेम क्या होता है, मॉडेम की फुल फॉर्म मॉड्यूलर मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन, ये इलेक्ट्रॉनिक्स की टर्म है। डाटा भेजने का तरीका जिसमें टेलीफोन वायर के जरिए जब हम डाटा को भेजते हैं तो वो वायर सिर्फ एनालॉग सिग्नल, जिसमें कंटिन्यूअस ऐसे वेव बनती है ना, उसको एनालॉग सिग्नल बोलते हैं, जबकि कंप्यूटर समझता है 0101 की भाषा। तो मॉडेम का क्या काम होता था, आजकल मॉडेम यूज कम ही करते हैं, लेकिन फिर भी जहाँ पे भी टेलीफोन लाइन के जरिए आप नेट लेते हो वहाँ बीच में मॉडेम आपको यूज करना पड़ता है। तो मॉडेम क्या है कि जो टेलीफोन वायर के अंदर आपका वेव फॉर्म में डाटा जाता है उसको कंप्यूटर को समझाने के लिए बाइनरी फॉर्म में 0101 की फॉर्म में कन्वर्ट करता है। और ऐसे ही जो कंप्यूटर का डाटा इंटरनेट पे जाएगा टेलीफोन लाइन के जरिए, तो पहले कंप्यूटर से जो मॉडेम है 0101 से उसको वेव फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, बाइनरी, और अभी इसका दिमाग निकल गया नाम से, ऑर्डिनरी सर, हैं बाइनरी और कोड, वो बाइनरी तो ऑर्डिनरी। लेकिन जब हम इसको टेलीफोन लाइन के जरिए भेजते हैं तो जो वेव बनती है जिसमें, उस डाटा को क्या बोलते हैं, वही तो मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन है कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है सिग्नल्स को। फिर आएगा नाम, फिर बताऊंगा भाई ध्यान। तो अभी तो ये समझो कि जो सिग्नल्स वेव फॉर्म में अपनी टेलीफोन लाइन में जाते हैं उसको कंप्यूटर की भाषा 0101 में कन्वर्ट करना और इसका उल्टा करना, ये काम होता है हमारे मॉडेम का। मदरबोर्ड अपने को टेलीविजन की तरह स्क्रीन पे डिस्प्ले आता है, इसको वीडीयू भी बोलते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, या मॉनिटर भी बोलते हैं। एलईडी, एलसीडी, सीआरटी अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। सीआरटी होता है कैथोड रे ट्यूब, जो पहले आते थे ना वो छोटे छोटे,
उनमें कैथोड रे लगी होती थी, उससे डिस्प्ले अपने सामने आता था। नेटवर्क कार्ड जो होता है, अलग अलग कार्ड लगे होते हैं। नेटवर्क कार्ड का बेसिक मतलब कि आपको इंटरनेट से या आपके लैन नेटवर्क से, लोकल एरिया नेटवर्क से जोड़ना। अब सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, इसको सिस्टम सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं या ओएस सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं। पहले MS DOS, विंडो 3.1, विंडो 95 बहुत पुराने हैं ये, जब हम स्टूडेंट हुआ करते उस टाइम के। जो आजकल विंडो 10 है उसी सीरीज में आगे चल के, ये तो है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसी तरह से जो आपका एप्पल के हैं उसके लिए मैकिन्टोश, उनका अपना अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऐसे ही कुछ जो बड़े सर्वर्स पे काम करते हैं उसके लिए यूनिक्स और लाइनक्स ये ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। पहले ये ऑपरेटिंग सिस्टम होते थे कमांड लाइन इंटरफेस बोलते थे इनको, CLI, कमांड लाइन इंटरफेस, CLI। तो उस पर सिर्फ आप टाइप करके ही अपने काम को अंजाम देते थे। उसके बाद आने लगे आपके GUI, ग्राफिक यूजर इंटरफेस, जिसमें अपने को छोटे छोटे आइकन दिखते हैं, उस आइकन को दबा दें तो वो काम हो जाता है। तो इनको GUI बोलते हैं, ग्राफिक यूजर इंटरफेस। इसी तरह से अलग अलग प्लेटफॉर्म थे, कोई DOS पे रन करता था, कोई विंडो 3.1। जैसे जैसे एडवांसमेंट हुई तो हर एक जो प्रोसेसर यूनिट है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस किस प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करता है। तो ये थोड़ा टेक्निकल चीज है, दिस इज नॉट मेंट फॉर यू। ये समझो कि प्रिंटर भी इसके साथ अटैच होता है, तभी प्रिंट निकलते हैं। ये अलग अलग टेक्नोलॉजी, पहले DMP होते थे, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, कि उसके अंदर रिबन हेड के ऊपर एक एक पिन लगती थी, उससे उसके ऊपर छपता था। फिर उसके बाद आया इंकजेट प्रिंटर, की शाही का फव्वारा वो आपके शब्द बनाता था। अब है आप अधिकतर आपके पास लेजर प्रिंटर, इवन कलर्ड भी हैं जो लेजर हैं। तो वो लेजर क्या है कि आपका जो अंदर ड्रम है उसको आयनाइज कर देती है। आयनाइज होने के बाद जो शाही उसके टच में आती है तो शाही वहां पे वैसे वैसे रंग की चिपक जाती है। अगर ब्लैक है तो ब्लैक ही सारे चिपक जाती है, और वो चिपकने के बाद ट्रांसफर कर देता है आपके पेपर के ऊपर, और साथ में पेपर को हीट कर देता है। तो पाउडर शाही जो ट्रांसफर हुई है पेपर के ऊपर, और उसको पीछे से हीट करने के बाद वो पेपर के ऊपर जज्ब हो जाती है, प्रिंट हो जाती है, तो वो परमानेंट बन जाती है एक तरह से। तो अलग अलग टाइप के प्रिंटर हैं। प्रोग्राम, बेसिकली प्रोग्राम क्या चीज होती है? कोई भी काम करने का इंस्ट्रक्शन देने का तरीका होता है प्रोग्राम। अच्छा या बुरा प्रोग्राम कैसे होता है कि जिस प्रोग्राम को रन करके कोई भी समझ सके कि ये कैसे काम करेगा और वो ढंग से काम करे, वो अच्छा प्रोग्राम। बुरा प्रोग्राम हम कह देते हैं कि भाई काम तो करता है लेकिन ये नहीं पता कि इसका काम करने का तरीका क्या है, उसके बारे में पूरी इंस्ट्रक्शंस नहीं दी हुई। तो हमारे कंप्यूटर के अंदर जो ऐसी इंस्ट्रक्शंस जिससे आपने अपना जो डाटा है वो प्रोसेस करना है, जैसे वर्ड प्रोसेसिंग का है कि यहाँ हमें पता है कोई चीज़ बोल्ड करनी है या हमें कुछ अलग फॉन्ट में टाइप करना है या कुछ भी काम करना है, तो उसके लिए इसके MS वर्ड है, जैसे इसको वर्ड प्रोसेसिंग का जो भी सॉफ्टवेयर है, इसको बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस दी हुई है कि ये दबाओगे तो उसके बाद ये करेगा। तो ये जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जिससे कोई भी काम हमारा आसान हो जाता है उसको हम प्रोग्राम बोलते हैं। तो चाहे अपना वर्ड प्रोसेसिंग के लिए MS वर्ड है, एक्सेल जो है वो स्प्रेडशीट्स के लिए है, डेटाबेस के लिए MS एक्सेस है, SQL, कोई भी अलग अलग डेटाबेस के लिए यूज करते हैं। ड्राइंग और पेंटिंग के अलग अलग अपने प्रोग्राम हैं। इंटरनेट की ब्राउज करने के टूल हैं, जैसे क्रोम है, एज है, मोजिला है, फायरफॉक्स। इसी तरह से अलग अलग गेम्स हैं, वो भी प्रोग्राम है। प्रोग्राम का बेसिकली फंक्शन यही है कि कंप्यूटर पे कोई भी इंसान जो काम करना चाहता है वो कर सके। अब मैंने पूछा था आपसे अगला, रैम क्या होता है? रैम इज रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसको वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। अब जैसे जो चीज तुम्हें दिखा रहा हूं ना मैं, ये रैम के अंदर प्रोग्राम है। रैम के अंदर कहाँ से आया कि जब मैंने इसको फाइल को ओपन करने के लिए क्लिक किया था तो थोड़ा सा टाइम लगाया था कंप्यूटर में। तो कंप्यूटर उस दौरान क्या कर रहा था, जैसे ही मैंने क्लिक किया कंप्यूटर के पास हार्ड डिस्क में ये फाइल रखी हुई थी। इस फाइल को अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग जगह रखा हुआ था। तो कंप्यूटर ने अलग अलग सेक्टर से वो फाइल लेके और जो हमारी रैंडम एक्सेस मेमोरी है उसके अंदर इसको जमा कर दिया। अब जब हम इसमें बार बार ऊपर नीचे हो रहे हैं तो ये हार्ड डिस्क में नहीं जा रहा,
क्योंकि हार्ड डिस्क ने ये फाइल अब रैम को दे दी। तो रैम के अंदर अब हम इस पे ऑपरेट कर रहे हैं। जब हम इसको सेव करेंगे तब ये फाइल वापस हमारी हार्ड डिस्क में चली जाएगी और उसकी जो कॉपी है वो हमारी रैम में रह जाएगी। फिर दोबारा से सेव करेंगे तो हमारी जो कॉपी है वो फिर हार्ड डिस्क के अंदर सेव हो जाएगी। क्योंकि हार्ड डिस्क जो है वो स्लो होती है, जो रैम मेमोरी है वो फास्ट होती है, लेकिन फास्ट होने के साथ साथ ये महंगी भी होती है। मोबाइल फोनों में देखा होगा आपने कि उसके अंदर जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो तो कह देते हैं 64 GB है, 128 GB है, लेकिन जब रैम की हम बात करते हैं तो वो कहते हैं जी 4 GB है या 6 GB है, वो भी बहुत मुश्किल से। और जितनी रैम बढ़ती जाएगी कॉस्ट भी एकदम से उतनी बढ़ती जाती है मोबाइल फोनों की। वही कंप्यूटर के साथ कि जो रैम है वो महंगी है, वोलेटाइल है, कि लाइट चली गई तो रैम से सारा आउट हो जाएगा सौदा। हार्ड डिस्क जो है वो परमानेंट है, उसमें रहेगा, दोबारा से रन करोगे वो फाइल वहां से फिर आपको मिल जाएगी। लेकिन सिर्फ अगर रैम में पड़ा है कोई सौदा तो वो आपका वोलेटाइल है, लाइट जाते ही उड़ जाए। ये तो हो गया बेसिक चीज। अब जो फूड इंडस्ट्री के अंदर इस्तेमाल होने वाले स्पेसिफिक हार्डवेयर्स हैं कंप्यूटर रिलेटेड, उनकी हम बात करेंगे कि ये तो बेसिक चीज है और इनसे फंक्शन कैसे, काम कैसे लेना है कंप्यूटर से, ये आपने वीडियो में भी देख लिया। अब हम जो स्पेसिफिकली फूड इंडस्ट्री में ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, तो सबसे पहले आता है स्क्रीन जो है वहां पे टच स्क्रीन होते हैं। मैं कुछ वीडियो दिखाऊंगा आपको इस कोर्स में, उन वीडियोस में आपको पकड़ना है कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी चीज कैसी कंप्यूटर के जरिए इस्तेमाल हो रही है। तो टच स्क्रीन जैसे अपना मोबाइल के ऊपर टच स्क्रीन है, या अपनी ATM जो ऑल टाइम मशीन जिसको हम बोलते हैं, उसकी जो रियल जो फुल फॉर्म होती है वो होती है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, TELLER। टेलर होता है जो पैसे का हिसाब किताब रखता है। तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन के स्क्रीन के ऊपर जब हम उंगली मारते हैं तो उससे हमारा पैसा निकल आता है या स्टेटमेंट पता लग जाती है। तो वैसे ही टच स्क्रीन फूड इंडस्ट्री में यूज होते हैं कि उसके ऊपर उंगली मार के या कोई स्टाइलस यूज करके हम उसको इंस्ट्रक्शंस देते हैं और उनसे इंस्ट्रक्शंस के जरिए अपना वो काम करते हैं। ये टच स्क्रीन की एडवांस चीज है जो आईडीन 2020 के नाम से आई थी। 2013 के अंदर जो ये पूरी की पूरी टेबल जो है वो इंटरेक्टिव है। ये पूरी की पूरी टेबल आपकी टच स्क्रीन है और इसमें मल्टी पॉइंट टच कर सकते हैं। 4-5 आदमी बैठे हैं तो अपनी साइड करके देखना, बताना, फाइल को छोटा बड़ा करना, ब्राउज कर सकते हैं इसके अंदर। तो अब इस तरह की चीजें भी जहाँ 3-4 बंदे बैठे हैं डिस्कस कर रहे हैं तो इंटरेक्टिव टेबल्स का भी अभी इस्तेमाल करते हैं लोग। ऐसे ही हैंड हेल्ड डिवाइसेज जो पुराने टाइम में यूज होती थी, हैंड हेल्ड डिवाइस का आमतौर पे जो इस्तेमाल होता था रिपोर्टिंग के लिए, और आपका जो वेयर हाउस के अंदर सामान रखा है उसकी एंट्री के लिए इसका इस्तेमाल करते थे। इस तरीके के होते थे हैंड हेल्ड डिवाइस अपने मोबाइल आने से पहले। फिर पाम टॉप आए जिसमें फंक्शनैलिटी और ज्यादा बढ़ गई, साइज छोटा हो गया लेकिन उनकी जो यूजेस थे ज्यादा बढ़ गए। और जो अलग चीजें इस्तेमाल होती हैं वो है बार कोड प्रिंटर। बार कोड आपने अगर नहीं देखा है, अधिकतर ने तो देखा ही होगा। क्या हो गया इसका, 1 मिनट थोड़ा टाइम लगेगा भाई। तो बार कोड बेसिकली क्या होता है कि काली लाइनें होती हैं और एक स्टिकर के ऊपर लगी हुई होती हैं इस तरीके की। इन लाइनों के ऊपर जब हम इंफ्रारेड स्कैनर डालते हैं तो वो स्कैन ये देखता है कि कहाँ पे 10 मिनट का मेरे पास वार्निंग आई है भाई, 10 मिनट बाद ये बंद हो जाती है। तो अपनी कितने बजे तक है, 12 बजे तक है, तो इसमें फिर से आ जाना भाई क्लास में। तो इस लाइन से वो ये रीड करता है कि कहाँ पे डार्कनेस है और कहाँ लाइट है। अब जहाँ पे लाइट होगा वहां तो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, जहाँ डार्क होगा वहां पे, क्योंकि अपने को पता है ब्लैक कलर सारी जो अपने कलर होते हैं लाइट के उनको एब्जॉर्ब कर लेता है, तो वहां से रिफ्लेक्ट बैक नहीं होगी, और व्हाइट सारे कलर्स को रिफ्लेक्ट कर देता है। तो रिफ्लेक्टेंस और एब्जॉर्बेंस के बेस पे वो ये देखता है कि ये टोटल 96 लाइन होती हैं। इन 96 लाइनों में कहाँ कहाँ ब्लैक है, कहाँ कहाँ व्हाइट है, उससे फिर वो ऑटोमेटिकली इस डाटा को रीड करता है।
इसके नीचे मैंने जो ये लिंक दिया हुआ है, इस लिंक पे जाके देखना भाई कि ये बारकोड काम कैसे करते हैं पूरा डिटेल में। ये आगे के लिए असाइनमेंट है तुम्हारी। तो बारकोड प्रिंटर भी, प्रिंटर के अंदर प्रिंट हो जाते हैं, और बारकोड जो स्कैनर है वो स्कैन करके ये पता लगा लेते हैं कि भाई ये क्या चीज है, कहाँ जाएगी। उसके 96 लाइनों में जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है। स्कैनर या रीडर बारकोड का जो स्टैंडर्ड तरीका है उसके हिसाब से ही रीड कर लेते हैं, और जो इंफॉर्मेशन होती है उसको हमारे कंप्यूटर तक पहुंचा देते हैं। बारकोड स्कैनिंग काम कैसे करती है, तो ये हिंदी में वीडियो है, ये देख लेना। वो तो बारकोड कैसे बनता है और ये बारकोड स्कैनिंग कैसे काम करती है उसके बारे में हिंदी का वीडियो है। इस तरह के आपको हैंड हेल्ड स्कैनर मिलेंगे या टेबल टॉप पे लगे हुए स्कैनर मिलेंगे, उसके आगे से घुमा देते हैं, और जैसे अपने मॉल वगैरह में होता है फटाफट स्कैनिंग के लिए, वो सिर्फ उसके आगे से घुमाते हैं तो वो बारकोड स्कैनर उसको अपने आप रीड कर लेता है। इसी तरह की एक एडवांस टेक्नोलॉजी और है जिसको हम RFID बोलते हैं। RFID के अंदर आपको कहीं टच नहीं करवाना होता, आपका जो टैग लगा होता है उस टैग के अंदर एक छोटा सा सर्किट होता है जो कि RFID टैग होता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग। जैसे ही ऐसी मशीन के नजदीक आएगा जो RFID को रीड कर सकती है, उसको हम बोलते हैं ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन एंड डाटा कैप्चर टेक्नोलॉजी, AIDC। तो वो RFID सिग्नल को पकड़ के और उस लेबल के अंदर, चिप के अंदर क्या इंफॉर्मेशन है वो अपनी मशीन तक या अपने कंप्यूटर तक पहुंचा देती है। कई जगह कंटेनर्स के अंदर कोई सामान गया है, कंटेनर्स कहाँ कहाँ गया है, ये सारी ट्रैक करने के लिए इस तरह की RFID चिप होती है, उसका यूज करते हैं। ये दो तरह की टेक्नोलॉजी पे काम करती है, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव टेक्नोलॉजी में तो चिप के साथ आपको बैटरी लगा के रखनी पड़ती है ताकि चिप एक्टिव रहे, लेकिन पैसिव टेक्नोलॉजी में जो मशीन की एनर्जी है उससे आपकी जो चिप है वो एक्टिवेट होती है, तो उसमें आपको बैटरी लगाने की जरूरत नहीं। जो मशीन आएगी उस मशीन, जैसे ये देखो एग्जांपल, ये RFID चिप का एग्जांपल है। ये यहाँ पे बार कोड लगा रखा है और इसके नीचे ये चिप है, तो ये चिप जैसे ही टच में आएगी ऐसी मशीन के जो इसको रीड कर सकती होगी, तो इसका सारा डाटा उस चिप के पास आ जाएगा। ऐसी चिप आजकल अपनी इस पे लगती है, जो टोल के ऊपर ना ऑटोमेटिकली पैसा कट जाता है, क्या क्या बोलते हैं उस चिप, उसका नाम टेक्नोलॉजी का? फास्टैग सर। फास्टैग। फास्टैग सर, ये फास्टैग, ये या एयरपोर्ट पे जो आपका बैगेज है उसको ट्रैक करने के लिए दोनों टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। RFID भी यूज करते हैं वो, और बहुत फ्रीक्वेंटली जो यूज करते हैं वो आपकी बारकोड स्कैनिंग यूज करते हैं। तो कहीं भी ट्रैकिंग जहां आपको करनी है गुड्स की, ऑटोमेटिकली एक्सेस को मैनेज करना है, तो वहां आपकी ये बारकोडिंग और आपकी RFID ये यूज होती है। आपने इसमें देखा होगा कई इंडस्ट्रीज के अंदर जब जाते हैं तो जिन बंदों के पास गले में वो टैग होते हैं जो आइडेंटिफिकेशन टैग है, सिर्फ उनकी मदद से ही वो गेट खुलते हैं। तो वो आपकी ऑटोमेटेड एक्सेस मैनेजमेंट के अंदर आता है कि जो बंदा जिस जगह के लिए परमिटेड है सिर्फ उसके टैग के अंदर वही इंफॉर्मेशन होती है, सिर्फ वो उसी जगह पे जा सकता है। जैसे प्रोसेसिंग का बंदा या हाइजीन जोन जो हाईएस्ट जोन होता है उसका बंदा रॉ मटेरियल में नहीं जा सकता, रॉ मटेरियल वाला वहां नहीं जा सकता। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के जोन में इंटर नहीं कर सकते। वो इन टैग्स के जरिए बच्चे स्कूल में जाते हैं और जैसे उस मशीन के पास से निकलते हैं तो बच्चों का जो ID कार्ड होता है उसके अंदर इस तरह का चिप होती है, जिससे जैसे उस मशीन से वो पास होते हैं वो अटेंडेंस लग जाती है कि हाँ बच्चा स्कूल में आ गया, घर पे मैसेज आ जाता है SMS। तो ये टेक्नोलॉजी बहुत जगह इस्तेमाल हो रही है। तो ऐसी और भी बहुत सी चीजें हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे अपना जो बेसिक पार्ट है कि कौन कौन सा हार्डवेयर इंडस्ट्री के अंदर यूज होता है वो कंप्लीट होता है। अब अगला जो पार्ट है उसमें आएगा इंट्रोडक्शन टू वेरियस सॉफ्टवेयर फॉर देयर एप्लीकेशन इन फूड टेक्नोलॉजी। इसमें कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर के नाम बताऊंगा, कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस के नाम बताऊंगा जिनके वीडियो मैंने यहाँ दे रखा है कि ERP क्या है, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर, जो थ्रू आउट कंपनी इंस्टॉल होता है
और कंपनी के सारे कामों को आप इस ERP के जरिए करते हैं। SAP क्या है, SAP कैसे काम करता है, हमें क्यों जरूरत है, ये हिंदी में मैंने इसके वर्जन डाले हुए हैं। तो ये दोनों आप लिंक जो है इनको विजिट करना और इन दोनों वीडियोस को देखना, जिससे आपको समझ में आएगा। इसके बाद मैंने एक लिस्ट डाली हुई है, अल्फाबेटिकल इंडेक्स है फूड इंडस्ट्री रिलेटेड सॉफ्टवेयर का, कि फूड इंडस्ट्री में अलग अलग कामों के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं, तो उनके क्या काम है, कौन सी कंपनी है, उसके लिंक मैंने यहाँ डाले हुए हैं। तुम्हें सिर्फ ये देख के बताना है कि इनमें से कौन से लिंक काम करते हैं, कौन से नहीं करते। ये तुम्हारी नेक्स्ट असाइनमेंट है। तो 4 तो तुम्हें वीडियो देखने हैं, प्लस ये तुम्हें जो अलग अलग सॉफ्टवेयर्स हैं कैसे काम करते हैं वो मेरे को बताने हैं, इनमें से कौन से लिंक काम कर रहे हैं, कौन से नहीं कर रहे, और ये सॉफ्टवेयर कैसे काम करते हैं। इन साइटों पे जाओगे तो वहां इनके वीडियो मिल जाएंगे। एक ये जो एग्जांपल मैंने डाला हुआ है कि प्रोसेस फ्लो को कैसे कंट्रोल करते हैं, उसका एक सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है कि वो कैसे और क्या क्या फंक्शन इसके अंदर करता है, क्या इसके फायदे हैं। क्योंकि ऐसे जो प्रोसेस फ्लो वाले जो या प्रोसेस कंट्रोल वाले जो सॉफ्टवेयर्स हैं, ये आपको हर एक फूड इंडस्ट्री के अंदर जरूर मिलेंगे। किसी में थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा आपको ऑटोमेशन, किसी में कम मिलेगा, लेकिन थोड़ा बहुत ऑटोमेशन तो आज के दिन अभी फूड इंडस्ट्रीज में सभी इंडस्ट्री में होने लग गया इंडिया के अंदर। इसके बाद जो SAP है, ERP सॉफ्टवेयर है, वो कैसे काम करता है उसके बारे में थोड़ा बताया हुआ है इसके अंदर। अधिकतर इसमें, क्योंकि ये प्रैक्टिकल कोर्स है, सिर्फ पढ़ने से आपके नहीं समझ में आएगा, जो इसके वीडियोस हैं वो देखना पड़ेगा। और SAP के अंदर आपके जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं वो भी स्पेशल ट्रेनिंग लेते हैं इस पैकेज में काम करने के लिए या इस सॉफ्टवेयर पे काम करने के लिए। इनके बारे में मैंने थोड़ा बताया हुआ है, लेकिन असली जब तुम काम करोगे इंडस्ट्री में, तो इंडस्ट्री में तुम्हारी में कौन सा सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है, उसमें कौन कौन सी ऑप्शंस हैं, वो तभी पता लगेगा। एग्जाम्पल के लिए जो तुम्हें मैं करवाऊंगा, अभी ब्रेक लेंगे हम, 5-1 मिनट का ब्रेक लेके आ जाना क्लास में। अभी कितने बजे तक है अपनी ये क्लास? अच्छा, 11:50 तक ही है। कोई बात नहीं, 5-1 मिनट में आ जाना भाई। 11:50 तक ये क्लास है, तब आपको जस्ट फूड ERP के बारे में, एक ऐसा ERP सॉफ्टवेयर एंटरप्राइज रिसोर्स, तो उसके बारे में आपको बताएंगे। ब्रेक ले लो, मैं इसको एक बार बंद कर रहा हूँ। ग्यारह 17 हुए हैं, 11:30 बजे हम दोबारा से क्लास के अंदर मिलेंगे भाई। ओके सर।